बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कामगार होगा और आपके तैयारी में चांद लगाएगा। बेसिकली हम बात करेंगे कि तैयारी करने से पहले सबसे बड़ी गलती होती क्या है कि पैटर्न को बिना समझे आप तैयारी में लग जाते हैं। तो उस पैटर्न को समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न को समझते हुए और पिछले साल के क्वेश्चनों को देखते हुए आगे की तैयारी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि हमारा बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन निश्चित होगा। तो ये जो वीडियो है, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के लिए लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि टीआरई 4 में जो क्वेश्चंस बने थे, यानी कि टीजीटी और जितने भी एग्जाम हुए थे प्राइमरी और टीआरई 1 में प्राइमरी और जूनियर और टीजीटी जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, सारे एक एक पेपर का एनालिसिस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम टीजीटी जो पेपर हुआ था उसका जीएस पोर्शन, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी में, जिसमें हमारा हिस्ट्री से जो क्वेश्चन होता है 40 नंबर का, और ज्योग्राफी 40 नंबर, इकोनॉमिक्स 40 नंबर और पॉलिटिकल साइंस सिविक्स यानी कि 40 नंबर। टोटल मिला करके हमारा जो क्वेश्चंस नंबर होते हैं 40-40 नंबर के होते हैं, जिसमें से 2 आपको करने होते हैं एज अ सब्जेक्ट पैटर्न। आपका जो सब्जेक्ट कौन सा है उस पैटर्न के हिसाब से आपको सब्जेक्ट यहाँ पे 2 चूज करेंगे और 2 ही सेट करेंगे इसमें, या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री पॉलिटी सिविक्स। उसमें 40 नंबर का जो हमारा सबसे अहम भूमिका निभाता है वो है जीएस पोर्शन। अब वो जीएस पोर्शन इस 40 नंबर में बहुत ही ज्यादा लोगों का गलत होता है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट मजबूत कर लेते हैं और ये 40 नंबर का जो जीएस होता है ये मजबूत नहीं कर पाते हैं। तो वो जीएस का जो पोर्शन है कहाँ से आता है, किस पैटर्न पे बना है, कैसे बना है, सारे हम एक एक पीवाईक्यू को समझते हुए टीआरई 4 में क्या करेंगे हम, क्योंकि ये जो पीवाईक्यू होता है हर क्वेश्चन में, हर पेपर में पिछले साल का जो पीवाईक्यू यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं आपको एज इट इज हूबहू देखने को मिलेगा। चाहे आप टीआरई 2 टीआरई 3 उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है। तो उसी पैटर्न को देखते हुए हम इस पैटर्न क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए, हमारा ये जो वीडियो है मेनली जो सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का जो 40 क्वेश्चंस है उन क्वेश्चनों पे क्या करेंगे, हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें ये टीआरई 1 का पेपर है जो अपने अकॉर्डिंग हम क्या किए हैं, बनाए हैं, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन था कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 यानी 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें जीएस के पोर्शन में 8 क्वेश्चन करीब इसमें आपको देखने को मिलेगा। मैथ 8 क्वेश्चन जो है आपको मैथ देखने को मिलेगा। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी क्लास 9 to 10, 9th और 10, इसमें आप टीजीटी में जीएस पोर्शन में आपको जो है 8 क्वेश्चन जो है मैथ का देखने को मिलेगा। और ये मैथ के क्वेश्चंस बहुत इजी होता है, लेकिन अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं तो ये पोर्शन थोड़ा वीक हो जाता है और एग्जाम में छूट जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न को समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये रेशियो से है। इसमें बता रहा है कि 10 वर्ष पहले जो रमेश और राजीव की आयु का यानी कि एज का जो रेशियो था ये 1:3 था। कितना, 10 वर्ष पहले। तो मान लेंगे जो प्रेजेंट यानी कि जो वर्तमान उनका जो आयु है, एज है, उसको हम मान लेंगे कितना, x
संबंध है y, यानी कि x:y। अब 10 वर्ष पहले जो उनका अनुपात था आयु का, तो 10 वर्ष पहले, आज से अगर हम 10 वर्ष पहले की बात करेंगे तो क्या करेंगे हम, आज वर्तमान में पहले से क्या करेंगे, घटा देंगे, और रेशियो है तो इक्वल टू y और 10। ये हो गया राजीव, रमेश और राजीव के 10 साल पहले के अनुपात। ठीक है, अब इसमें जो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x माइनस 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा, अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा y माइनस 10। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3x माइनस 30 इक्वल टू y माइनस 10। अगर हम देखेंगे तो y इक्वल टू कितना, इसका वैल्यू हो जाएगा, अगर इसको 10 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 3x माइनस 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो गया। अब तो यहां पे ये रमेश का एज है वर्तमान, और ये है राजीव का वर्तमान। तो मान लेते हैं ये जो राजीव का वर्तमान एज है इतना आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद क्या करेंगे, आगे की 5 वर्ष पश्चात, यानी कि अब से 5 वर्ष बाद उनका जो एज है, एज का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो सेम 5 वर्ष अभी आगे का रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस इक्वल टू कितना होगा, 2/3। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना होगा, 3x प्लस 15 इक्वल टू, इसका हो जाएगा 2y प्लस 10। अगर चाहे तो y का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 15 इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस 20 प्लस 10। ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 15 इक्वल टू 6x माइनस 40 प्लस 10। ये हो जाएगा माइनस 30, और ये हो जाएगा 3x, यानी कि हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 30, और उधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15। x का वैल्यू कितना आ गया, अगर इसको काटेंगे तो 15। सेम अब क्या करेंगे हम, x का वैल्यू आ गया 15, यानी कि रमेश का जो वर्तमान आय है कितना है, 15 वर्ष है, कितना है, 15 वर्ष है। अब वही हम किसमें पुट कर देंगे हम, तो 3, और ये हो जाएगा 15 माइनस 20, तो y इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 20, कितना हो जाएगा, 25। यानी कि अब राजीव का जो वर्तमान आयु है कितना है, 25। तो ऐसा लिख सकते हैं 15 और 25। अगर काटेंगे 3 से तो 3 × 5 = 15, और 5 × 15, 5 से काटेंगे और 5 × 25, यानी कि वर्तमान जो आयु है इनका कितना, 3 संबंध है 5, यानी कि 3:5 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज राइट हो जाएगा। चलिए बी क्या होगा, राइट होगा। ये क्वेश्चंस जो है टीजीटी टीपीएससी TRE1 का जो पेपर हुआ था, टीजीटी का, जो सबसे पहले हम जीएस का एनालिसिस करेंगे, जीएस पर, उसके बाद हम क्या करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और जितने भी पेपर हैं सारा एनालिसिस हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पे आज जाकर के देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 5 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, तो मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। अब यहाँ पे डिस्टेंस से एक क्वेश्चन उठाया है, तो मान लेते हैं उसका जो डिस्टेंस घर और उसके स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है x किलोमीटर है, कितना है, x किलोमीटर है। अब जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब स्टेशन जाता है तो उसको जाने में कितना समय लगेगा। अगर 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है तो कितना समय लगेगा, तो ये हमारा फार्मूला आता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फार्मूले पे क्या करेंगे हम रखेंगे, तो टाइम इधर आएगा, कितना समय लगेगा, तो x किलोमीटर और स्पीड कितना है 5, ठीक है, x किलोमीटर स्पीड कितना है 5। फिर वही अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है तब उसको लगता है x अपॉन 6, ठीक है। उसके बाद अगर 7 मिनट पहले छूट जाता है, यानी कि 7 मिनट पहले और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, जब इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है तो 7 मिनट पहले ही गाड़ी छूट जाती है और गाड़ी छूटे से 5 मिनट पहले, यानी कि दोनों टाइम का जो अंतराल देखेंगे तो दोनों टाइम के अंतराल में कितना 12 मिनट का है, कितना मिनट का 12 मिनट का। अब इसको हम, ये हावर में है और ये भी हावर में, यहाँ मिनट में, तो इसको चेंज करेंगे हम, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 1 घंटे में 60 मिनट, ये हो जाएगा चेंज हो जाएगा 12 × 60, यानी कि 1/5 हावर। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे कि कितना एक्चुअल में दूरी है, तो x अपॉन 5 माइनस x अपॉन 6 इक्वल टू 1/5। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 6x माइनस 5x अपॉन हो जाएगा 30 इक्वल टू 1/5। यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 30 इक्वल टू 1/5। यहाँ चाहे तो यहीं डायरेक्ट काट सकते हैं, या 5x इक्वल टू 30, यहाँ से इसको काट देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 × 6 = 30, यानी कि 6 किलोमीटर उसका क्या है, स्टेशन और घर के बीच की दूरी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसमें सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू औसत आयु 5050 है, क्यू और आर की औसत आयु मासिक जो है इतना दिया है, पी और आर की जो औसत आय, औसत एवरेज से क्वेश्चन, तीसरा हमारा किस्सा कहाँ दिया है, एवरेज से दिया है, पहला रेशियो से, दूसरा स्पीड टाइम से और तीसरा जो है कहाँ से, एवरेज से, औसत से दिया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पी और क्यू का औसत मासिक आय कितना है, तो पी प्लस क्यू का जो एवरेज निकालने का ये होता है 5050 है। वैसे ही क्यू और आर का जो एवरेज देखेंगे ये कितना है 6250 है, ठीक। वैसे ही पी और आर का जो एवरेज देखेंगे, पी और आर का कितना है 5200 है, 5200 है। अगर 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 0 1 10, ये हो जाएगा 0 0 5 12 और ये हो जाएगा 0 0 4 10, ये उनका। अब इस तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, P प्लस क्यू आर प्लस पी आर, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10,000 10,000 10,000 30,000 30 2 32,000, अब 500 इधर 400 500 33,000, कितना 33,000 सबका रेशियो आ। अब निकालेंगे यहाँ पे तो 2 जोड़ेंगे तो सब 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 33,000, तो P प्लस क्यू प्लस आर 2 को उधर भेजेंगे तो काट देगा, तो कितने बार में काटेगा, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे जाएगा 2 6 12 2 5 10 16,500। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है P का मासिक आय, तो P का मासिक आय निकालने के लिए Q प्लस आर का वैल्यू कितना दिया है, Q प्लस आर का वैल्यू में क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे तो P प्लस 12,500 इक्वल टू 16,500, इधर जा करके घटाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 16 में 12,000 घटेगा कितना हो जाएगा 4,000, करीब कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। P का जो मासिक आय कितना होगा 4,000, ऑप्शन क्या होगा, सी इज राइट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन था, आगे देखेंगे कि यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है, तो Q P का कितना प्रतिशत है, ये जो क्वेश्चन है चौथा। अब जो है परसेंटेज से पूछा है, किससे, परसेंटेज से, तो यहाँ पे निकालेंगे जो 30% जो है Q का प्लस 40% जो है P का, यदि P का 30% Q के 40% से जोड़ दिया जाता है तो वह 80%
क्यू का हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसमें जोड़ेंगे तो 30/100 P प्लस 40/100 Q इजकल टू 80/100, क्योंकि परसेंटेज में है तो इसको रेशियो में चेंज कर दिए हम, तो ये हो जाएगा, इसको सब काट दिए तो ये हो जाएगा 0.3 P प्लस 0.4 Q प्लस इजकल टू 0.8 Q। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0.8 है और इधर क्या होगा 0.4 Q है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.3 P इजकल टू कितना हो जाएगा, ये अगर उधर जाएगा तो 0.4 Q हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम इधर लाएंगे तो P/Q इजकल टू कितना हो जाएगा 0.4 P/Q 0.4/0.3, और 0 पॉइंट कट जाएगा तो P/Q इजकल टू हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब यहां से इसको जो हम चेंज कर देंगे परसेंटेज में, तो किसका बोला है, Q P का। ठीक है, P का, ये हो जाएगा P/Q इजकल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो P इजकल टू हो जाएगा, ये इसको काटेंगे, सॉरी ये जो हो जाएगा Q का बोला है। ठीक है, तो Q/P इजकल टू 3/4 इजकल टू हो जाएगा 100, इसको काटेंगे 25 बार में, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका Q इजकल टू 75% P। Q P का कितना परसेंट है, तो 75%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, C इज राइट हो जाएगा। अब ये चौथा जो है परसेंटेज से पूछा है, चौथा किससे है, परसेंटेज से है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ABCD के बीच इतने का अनुपात, यानी कि 5:2:4:3 अनुपात में धन का यानी कि पैसे का बंटवारा किया जाता है, वितरण किया जाता है। यदि C को D से 1000 अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा क्या है, यानी कि C को D से अधिक मिलते हैं, तो D से अधिक मिलते हैं कितना 1000, तो जाहिर सी बात है C को ज्यादा मिलेगा किससे, D से, तो उसके पैसे से इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। यहाँ पे कितना मिल रहा है 1000, कितना 1000, पहले हम क्या करें समझ गए। फिर मान लेंगे उनके जो पैसे का जो रेशियो है कितना है 5x:2, 2x:4x:3x। ठीक है, ABCD के पैसे का अनुपात कितना है, इतना मान लिए हम, कितना, इतना मान लिए। अब यहाँ पे सीधे बोला है क्वेश्चन में कि जो C है, यानी कि C को ज्यादा मिल रहा है, किसको, C को ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, C को ज्यादा मिल रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सिंपल क्या करेंगे, सिंपल सा कि C और D, ये A है, B है, C है और ये D है, CD का लिख देंगे 4x माइनस 3x, कितना मिल रहा है 1000, तो यहाँ माइनस करेंगे x इक्वल टू कितना 1000। अब B का वैल्यू पूछा है तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1000, आ जाएगा हमारा 2000 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C होगा। अगर TRE 1 में पेपर दिए होंगे, नहीं भी आया होगा, C मार दिए होते, सारा क्वेश्चन C ही सही हो रहा है। अभी तक जितना 5 क्वेश्चन देखे सब क्या था, C सही था। C मार दिए होते तब भी आपका क्या होता है, सही हो जाता है। चलिए छठवां क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देता है, जो उसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। यदि वह उस पर 6% छूट देता, अगर उस पर 6% का डिस्काउंट देता तो उसे पहले से 15 रुपया कम का लाभ मिलता, यानी कि 15 रुपया कम प्रॉफिट कमाता, जितना पहले कमाता था। तो उस घड़ी का अंकित विक्रय मूल्य क्या है, मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस कितना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य मार्क प्राइस इनटू क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि छूट में प्रतिशत अपान 100। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। सिंपल क्या बोलेंगे, जब 5% के डिस्काउंट पे देता है,
जब 5% डिस्काउंट देता है तब उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा मान लेंगे, और इसका यहाँ पे जो मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य कितना है एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो x इंटू यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया है 5% का, तो 100 में से 5% घटाएंगे कितना हो जाएगा 95/100। जो काटेंगे तब वहां पे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये जाएगा 0.95x। कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? इतना हुआ। फिर वही अगर 6% के डिस्काउंट भी देता है, कितना 6% के डिस्काउंट भी दे रहा है, तब वहां पे जाएगा 94/100। यहाँ पे जाएगा कितना 0.94x। ठीक है। अब दोनों विक्रय मूल्य की बात करेंगे कि दोनों कंपेयर करेंगे तो 15 रुपया क्या करता है, 15 रुपया कम कमाता है, 15 रुपया कम कमाता है। ठीक है, 15 रुपया कम कमाता है। तब सीधे सीधे क्या करेंगे, हम दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे तो 0.95 माइनस एक्स, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात यानी जो हमारा आया है 0.94x इसकल टू कितना है 15 रुपया। अब इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1x इजकल टू 15, यानी कि x इजकल टू 15/0.1। अगर हम देखेंगे तो कितना 0.01 होगा, माइनस करेंगे तो ठीक है 0.01। अब ये हो जाएगा, ऊपर 2 जीरो लगा देंगे सिंपल, तो हमारा x इजकल टू कितना हो जाएगा 5000 आ जाएगा। कितना, सॉरी 15,000 आ जाएगा, 1500 होगा, 2 जीरो लगाएंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की 3 संख्याएं 3 संबंधे 4 संबंधे 5 यानी 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या 52 के योग के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो उसमें बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये बताना होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि सिंपल सा क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, जैसे दिया है कि मान लेंगे जो तीनों संख्याओं का हमारा है 3x संबंध 4x संबंध 5 यानी कि रेशियो 5x, उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी, सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है, संख्याओं का योग। अब इन दोनों का योग करेंगे तो 3x प्लस 5x इजकल टू संख्याओं का योग दूसरी संख्या 52 के योग के बराबर, यानी कि 4x प्लस 52 इनके योग के बराबर है। तो सिंपल ये 8x इजकल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 52, ये उधर जाएगा तो 4x और ये हो जाएगा 52, काट देंगे 13 चौक के 52, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 13, x इजकल टू कितना आ जाएगा 13। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कितना है 3x है, तो 3 × 13 कितना होगा 33 या 39, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज राइट होगा। ये क्या होगा बी इज राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 2 के पावर 2n-1 इजकल टू 1/8 के पावर n-3, n-3 यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा n-3 है, तो n का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल इसमें क्या करते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं इसमें 2n-1 इजकल टू 1/ कुछ ऐसे है n-3। देखिए 8 को हम क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे, इसको लिखेंगे हम दूध इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 2 के पावर लिख सकते हैं 3, हम 8 को लिख सकते हैं। तो सिंपल हम लिखेंगे 2 के पावर 2n-1 इजकल टू 1/2 के पावर 3n-3। अब ये अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 2n-1 इजकल टू 1/2 के पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n-9। अब इसको क्या करेंगे हम ऊपर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2n-1 इजकल टू 2 के पावर -3n+9। अब यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों को भी क्या करेंगे, जब ये दोनों इक्वल है तो इसको क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे, तो 2n-1 इजकल टू जाएगा -3n+9।
अब इसको इधर लेंगे तो 5n और ये उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ से काट लेंगे सीधे, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना है, 2 है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इज राइट होगा। ओके, तो ये मैथ का इसमें 1 से लेकर 8 तक पूरा क्या दिया था, मैथ दिया था। जो जीएस का जो पेपर होता है टीजीटी का, उसमें जीएस जो पोर्शन होता है 40 में, ये इतना मैथ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसका पूरा डिटेल में जानेंगे, पूरा अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन उठाया है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि डिजिटली काम करने के लिए कौन सा ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिवाइस हमको जो है सही है। इसमें ऑप्शन दिया था फोटो वोल्टाइक सेल, फोटो उत्सर्जन सेल, फोटो चालक सेल, और 5 ऑप्शन आपको पता ही, अगर बीपीएससी का एग्जाम दिया है तो पता ही है 5 इसमें ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका फोटो वोल्टाइक सेल नहीं होगा, फोटो उत्सर्जक सेल नहीं है, फोटो चालक। फोटो चालक का मतलब होता है डायोड, सिंपल ऐसे बोलेंगे कि डायोड। ठीक है, डायोड, डायोड जो होता है डिजिटल उपकरण के लिए बहुत हर जगह आप देखेंगे डायोड का क्या किया जाए, उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायु काल रूपांतरण होगा, अगर उसका अर्धायु काल रूपांतरण यानी कि चेंजेज होगा रेडियोधर्मी रेडियोएक्टिव पदार्थ का, तो उसमें 1 किलोग्राम समतुल्य होगा कि शून्य अर्धायु का अत्यधिक न्यूनतम रूपांतरण, 10 वर्षों के समतुल्य विराम रूपांतरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, तो किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ का अगर अर्धायु काल रूपांतर होता है तो उसका शून्य अर्धायु का अत्यधिक न्यूनतम रूपांतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी से होगा। अगला क्वेश्चन, फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। फलों को जल्दी पकाना है तो हम कौन सा गैस का उपयोग किया करते हैं। फलों को पकाने के लिए हम कौन सा, एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्या होता है, एथिलीन गैस। ठीक है, एथिलीन गैस क्या करता है, नेचुरली तरीके से फल को क्या करता है, उसके कलर को चेंज करके उसको पका देता है। किसी भी फल को पकाना होता है तो हम क्या करते हैं, एथिलीन गैस को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। अगर हम देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर जिसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसका 0 है। देखिए, आइसोऑक्टेन, नियोऑक्टेन और एन-ऑक्टेन, इनमें से किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या 0 नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या क्यों, क्योंकि ये हमेशा किसमें होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हमेशा रहता है। इसमें ऑक्टेन में हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा एलिमेंट होंगे, और ऑक्सीकरण संख्या उसका 0 होता है जो एलिमेंट क्या हो, फ्री हो, फ्री एलिमेंट होता है। फ्री एलिमेंट मतलब या तो ऑक्सीजन हो, या तो हाइड्रोजन हो, या तो सोडियम हो, फ्री एलिमेंट होता है। यानी एक एलिमेंट होता है, एक तत्व की बात होती है, तो वहां पे ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब यहाँ पे तीनों नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई इसमें राइट होगा। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लीची का खाद्य भाग है। यानी कि खाद्य भाग का मतलब होता है लीची का खाने वाला भाग कौन सा होता है। सिंपल अगर बोलेंगे, खाने वाले भाग का क्या नाम होता है, एरिल, थैलमस, बीजकोट। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन कौन सा होता है, एरिल। जो बीच में लीची का जो गुदा वाला भाग खाते हैं, जो इतना अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है, मजा आता है खाने में, छिलका निकालते हैं, और लीची का सीजन भी आ रहा है, और सबसे लीची का उत्पादन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मुजफ्फरपुर, बिहार का मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो खाने वाला पार्ट होता है, ठीक है, खाने वाला जो पार्ट होता है वो उसको हम बोलते हैं एरिल। विज्ञान की भाषा में क्या बोले, अपनी भाषा में तो बोलेंगे गुदा, जिसमें खाने रस होता है, अपनी भाषा में गुदा बोलते हैं। लेकिन जो विज्ञान की भाषा में क्या बोलेंगे, हम एरिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरिल बोलेंगे। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे, एरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिल।
ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। जो आणविक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोलेंगे जब फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जब प्लांट पौधा ऑक्सीजन लेता है खाना बनाने के लिए, तो उसके साथ साथ उसमें उनको ऑक्सीजन उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो CO2 लेता है। प्लांट को क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, एक तो CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट धूप से मिल जाता है, और CO2 उसको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपना खाना बना करके फिर ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो लेने के लिए उसको एक रास्ता होता है जिसमें हम पत्तियों को बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमेटा होता है, ये पत्तियों में बहुत छोटा छोटा बारीक क्या होता है, छिद्र होता है, जिसको हम हिंदी में रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को स्टोमाटा को रंध्र बोलते हैं। उसी रंध्र से, इसी स्टोमाटा से पत्तियां का जो गैसों का आदान प्रदान करती हैं, ये गैसों का आदान प्रदान एटोमेटिक होता है, और उस गैसों का आदान प्रदान को एटोमेटिक कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि हिंदी में बोलेंगे विसरण, ठीक है, विसरण। तो विसरण का मतलब होता है कि जब लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया गैस का आदान, ऑटोमेटिक क्या होता है, जैसे अगर बत्ती को अगर एक जगह रूम में जलाते हैं तो उसका पूरा जो महक है पूरा कमरे में फैल जाता है, तो उसी को बोलते हैं विसरण, यानी कि फैलना, विसरित हो जाना, ठीक है। तो गैसों का ऑटोमेटिक ये क्या होता है, आदान प्रदान होता है पत्तियों के बीच में, और ये होता है स्टोमेटा के थ्रू, जो एक दरवाजा होता है, समझ जाइए, यानी कि पत्तियों में छेद होता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं विसरण। ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, विसरण होगा, ऑक्सीजन का निकलना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। अगर किसी गुणसूत्र है यानी कि क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम को, उसकी स्थिति को हमको ज्ञात करना है, जानना है, तो उस जानने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस जानने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं जीन मानचित्रण। क्या बोलते हैं, जीन मानचित्रण, यानी कि उसको बोलते हैं जीन मैपिंग। क्या बोलते हैं, जीन मैपिंग। जीन मैपिंग के माध्यम से हम क्रोमोसोम के जितने भी जैसे क्रोमोसोम लगे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। उस जानने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं जीन मानचित्रण, यानी कि जीन मैपिंग। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। यहाँ पे मृत कोशिका है, मात्र कोशिका नहीं, मृत बीजाणु मृत कोशिका होती है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट में जो बीजाणु मृत कोशिका कैसी होती है, अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित। इसका ऑप्शन हो जाएगा द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसमें करेक्ट होगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ब्रायोफाइट में जो बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि स्पोर मदर सेल इसको बोलते हैं, स्पोरोफाइट चरण में पाई जाती है, और यह द्विगुणित यानी कि डाइप्लॉइड होती है। यह कोशिका अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन क्या बोलते हैं, मियोसिस द्वारा अगुणित बीजाणु का निर्माण करती है। क्योंकि यह कोशिका को दो गुणसूत्रों के सेट यानी कि टूयन, जो दो गुणसूत्र होते हैं जिसको बोलते हैं टूयन, उसको रखती है, इसलिए इसे द्विगुणित का कहा जाता है। दो सेट रखती है टूयन, इसलिए इसे क्या करते हैं, द्विगुणित। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। कौन से वर्ष जो है किया गया था NGT का। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण, कब, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान यानी कि तुरंत निपटान के उद्देश्य से किया गया था। यह ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका जो उद्देश्य था पर्यावरणीय विवादों को शीघ्रता से सुलझाना, जो भी पर्यावरण विवाद होता है उसको आसानी से सुलझाना, निपटारा करना, और वन जल वायु और अन्य प्राकृतिक संसाधनों यानी रिसोर्सेज का
संरक्षण यानी कि बचाव को सुनिश्चित करना, इस प्रकार एनजीटी की स्थापना 2010 में किया गया था। तो नेशनल ट्रिब्यूनल, जो एनजीटी की स्थापना की बात करेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में किया गया था। और ये इसलिए किया गया था, जो भी पर्यावरण समस्या आती है उसको तुरंत निपटान के लिए, तुरंत निपटारा के लिए, तुरंत उस पर उसके समस्या को सुलझाने के लिए 2010 में इसका स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत किया था? तो सबसे पहले अगर बात करेंगे पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत करने वाला कौन सा है? बेंगलुरु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। तो भारत में पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत करने वाला, सॉरी यहाँ पे कोलकाता, ऑप्शन नंबर इसमें कोलकाता दिया है क्या? कोलकाता, हाँ ठीक है, इसमें कोलकाता में की गई थी, जहां हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाकर मेट्रो रेल चलाई गई। यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है, जो इंजीनियरिंग की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। दिए गए विकल्प में कोची, विशाखापट्टनम और ये बेंगलुरु शामिल, लेकिन इनमें से किसी भी शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो सेवा शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए अच्छा इसमें जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर ई सही होगा, बेंगलुरु नहीं होगा, कोलकाता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता, कलकत्ता आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर कोई सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? जो G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी, इसके बारे में देखेंगे। जो G20 अध्यक्षता के दौरान पर्यटन कार्य समूह की जो जिसको बोलते हैं टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, इसकी जो बैठक देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई थी, जिनमें श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर और रामनगर उत्तराखंड के दोनों संस्थानों पर बैठक हुई थी। श्रीनगर में आयोजित बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से चर्चित रही, जबकि रामनगर में भी पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया गया। इस प्रकार एक से अधिक स्थानों पर कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, तो इसका उत्तराखंड आ रहा है रामनगर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत, अगला क्वेश्चन है उसके बाद, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? कौन है? लीना तोमर, निहल्ला, पूजा यादव। ठीक है, इसमें कौन सा? ये करंट अफेयर उस टाइम के जो TRE 1 का जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए हैं। तो राष्ट्रीय अंडर 17 जो बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में जो खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिनमें एक से अधिक खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किए थे, लीना तोमर और अन्य खिलाड़ी भी प्रतियोगिता में इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीना तोमर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? ठीक है, तो ये 2000 जब TRE 1 का जो पेपर हुआ था तो उस टाइम पे जो करंट अफेयर देख रहे हैं, करंट अफेयर कैसे पूछा है? करंट अफेयर भी पूछा है इसमें। ठीक है, तो करंट अफेयर भी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, तो इसीलिए आपको करंट अफेयर की भी टेंशन नहीं है। डेली आपको जो है करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे डेली पढ़ते हैं, चौपाल एडुस वर्ल्ड पे। आप जा करके वहां पे सब्सक्राइब करिए। अगर पहली बार आ रहे हैं तो निश्चित आपको डेली करंट अफेयर भी और भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर भी आपको डेली वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। डेली पर डे का जो है करंट अफेयर आप जा करके वहां पे देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का जो उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया, जो मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उपन्यास है, इसकी लेखिका गीतांजलि श्री। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ था और इसकी जो लेखिका की गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, अब्देल फतह अल सीसी, मोहम्मद बिन सलमान, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। अब 74वें गणतंत्र दिवस पे कौन मुख्य अतिथि के रूप में है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो 74वें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2023 के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में
आमंत्रित किया गया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अब्दुल फत्ताह अल सीसी, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया, यानी कि बिहार के किस जिले में। अब ये जो क्वेश्चन है बिहार से है, अब ये क्वेश्चन कहाँ से, बिहार से है, तो याद रखेंगे बिहार से है। तो किस जिले में तैरता हुआ सोलर बनाया गया था, तो बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र की बात करेंगे दरभंगा जिले में। कहाँ पे, दरभंगा जिले में, दरभंगा जिले में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है, मखाना पान, बासमती चावल, चंदेरी साड़ी। तो जीआई टैग के लिए हम बात करेंगे जो भौगोलिक संकेत की बताता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उत्पादों को दियाता है जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में संबंधित होते हैं और अपनी विशिष्ट गुणवत्ता एवं पहचान रखते हैं। बिहार में मगही पान को जीआई टैग प्राप्त हुआ है जो अपनी विशेष स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। बासमती चावल मुख्यतः उत्तर भारत के अन्य राज्यों से संबंधित है और चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो मखाना पान है, ठीक है, मगही पान, मखाना पान है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा मगही पान, वही मैं बोलूँ कहाँ से आ गया, ये हो जाएगा मगही पान। मगही पान बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, अगर बिहार में जाते हैं तो मगही पान आप एक बार जरूर खाएं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची का मिलान करने वाला। देखिए अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया, सूची मिलान करने वाला, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 4 कंकर, कायल और मांड, पंजाब का मैदान, डेल्टा, बांगर और तटी मैदान, इसमें आपको सूचित मिलान करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें 4 कंकर, कायल। चलिए इसके बारे में डिटेल हम देखते हैं। जो 4 है, 4 नदी के डेल्टा क्षेत्र में बनने वाली बालू या अवसाद की अस्थायी भू आकृति होती है, जिसे हम 4 कहते हैं, नदी के डेल्टा क्षेत्र में बनता है, इसलिए इसका संबंध डेल्टा से है। जो 4 है किससे संबंध है, डेल्टा से। 4 का से संबंध किससे है, डेल्टा से। चलिए उसके बाद कंकड़ कैल्शियम युक्त कठोर कण होते हैं जो प्रायः बांगर क्षेत्र में पाए जाते हैं, अतः इसका संबंध बांगर से। और कायल तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाली जल संधि या लेगुन होती है, इसलिए इसका संबंध जो है तटीय मैदान से है। कायल का जो संबंध किससे है, तटीय मैदान से, और कंकर का संबंध किससे है, बागर से है। यानी कि अगर हम देखेंगे ए का 2 होगा और बी का 3 होगा, सी का 4 और डी का 1। 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। इसके बारे में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी में उत्तर दिशा हिमालय क्षेत्र से आने वाली सहायक नदियां वे होती हैं जो तिब्बत एवं अरुणाचल प्रदेश की ओर से निकलकर इसमें मिलती हैं। सुवनसिरी और मानस दोनों ही हिमालय क्षेत्र से निकलकर ब्रह्मपुत्र में उत्तर दिशा में मिलती है, जबकि बेलसरी असम के दक्षिणी भाग से आने वाली नदी है जो दक्षिण दिशा से ब्रह्मपुत्र में मिलती है, इसलिए उत्तर दिशा से मिलने वाली जो सहायक नदियां इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है सहायक उत्तर से सहायक नदियां जो है इसमें दिया ही नहीं है। सुवनसिरी, बेलसरी और मानस, ये जो है पूर्व की दिशा में मिलने वाली नदियां है, उत्तर से निकल के मिलने वाली नदियां नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई से हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ई से होगा। अगला क्वेश्चन, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो लिखापानी हिमनद है ये किस राज्य में है, तो लिखापानी हिमनद पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका प्रॉपर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप हमको जो कमेंट में बताएंगे, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ओके। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं। जो मगध और अंग का मैदान है ये किसके हिस्से हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। मगध एवं अंग का जो क्षेत्र वर्तमान बिहार राज्य में स्थित और यह गंगा के मध्य प्रवाह क्षेत्र है। गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है ऊपरी, मध्य और निम्न गंगा का मैदान। बिहार क्षेत्र जिसमें मगध और अंग शामिल है,
भौगोलिक रूप से मध्य गंगा के मैदान में आता है। यह क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी, घनी आबादी और कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसमें तीनों आ रहा है, तीनों ऊपरी गंगा का भी, मध्य गंगा और निम्न गंगा तीनों आ रहा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक से अधिक, यानी कि तीनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। जोग शरावती, कपिलधारा कावेरी, धुआंधार नर्मदा। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें जो है जोग और शरावती, कपिलधारा कावेरी, धुआंधार नर्मदा जलप्रपात से क्वेश्चन आया है, बिहार के जलप्रपात से। और बिहार के जलप्रपात से ऑलरेडी हमारा जो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तो जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। जो धुआंधार जलप्रपात है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश एमपी में नर्मदा, और जोग जलप्रपात कहाँ पे, कर्नाटक में है शरावती नदी पे। तो शरावती नदी पे जोग जलप्रपात है, नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात है। ओके, और कपिलधारा जलप्रपात है जी अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा नदी पे है। तो यहाँ पे देखेंगे तो तीनों जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई होगा। ठीक है, याद रखेंगे जोग जलप्रपात कहाँ पे है, ये शरावती नदी पे कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात शरावती नदी के कर्नाटक में है, कर्नाटक में शरावती नदी पे है। और धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पे है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। जो बंदरगाह है उत्तर से लेकर के दक्षिण दिशा में, यानी कि ऐसे चलना है, उत्तर से दक्षिण दिशा में हमको जो है शिफ्ट करना है। काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, विशाखापट्टनम। तो इसमें इसको देखेंगे डिटेल में कि सभी जो बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा में देखने पर सबसे ऊपर विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसके बाद काकीनाडा आता है जो विशाखापट्टनम के दक्षिण में है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का और काकीनाडा। ठीक है, विशाखापट्टनम और काकीनाडा। तो पहले 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो 4 और 1 2 3, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित यानी कि सिग्नेचर हुआ था। किन दो देशों के बीच जो है ये समझौता देखने को मिला था। चलिए इसके बारे में देखते हैं, किन दो देशों के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो कोसी नदी नेपाल से निकलकर भारत में प्रवेश करती है और बिहार के मैदान से होकर बहती है। जो कोसी नदी है नेपाल से निकलती है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। इस नदी पर नियंत्रण, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच 1954 में कोसी समझौता किया गया था। कब किया गया था, 1954 में किया गया था। समझौते के अंतर्गत कोसी परियोजना का विकास किया गया, जिसमें बांध, नहर और जल विद्युत से संबंधित प्रावधान शामिल थे। यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो 1954 में 1954 में कोसी समझौता किया गया था भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच, भारतवर्ष और नेपाल के बीच। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आरएल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। आरएल सिंह के वर्गीकरण, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझेंगे। आरएल सिंह द्वारा भारत के जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण विभिन्न भौगोलिक और मौसमी विशेषताओं के आधार पर किया गया है। किसके आधार पे, भौगोलिक और मौसमी विशेषताओं के आधार पे। इस वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग आर्द्र संक्रमणकालीन यानी कि सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल जलवायु क्षेत्र में आता है। यहाँ मानसूनी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाता है, जहाँ वर्षा मध्यम से अधिक होती है तथा तापमान में मौसमी परिवर्तन पाया जाता है। यह क्षेत्र न तो पूर्णतः आर्द्र है और न ही शुष्क, बल्कि दोनों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्द्र दक्षिण पूर्व, अप आर्द्र संक्रमणकालीन या अप आर्द्र महाद्वीपीय।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अप आर्द्र संक्रमणकालीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत ग्रहण किया गया था? तो ये क्वेश्चन जो है इतिहास से है, हिस्ट्री से है कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूरी तरह से स्वराज की मांग किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन 1929 में स्वीकार किया था। कब किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा, न कि केवल स्वशासन। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया, जो आगे चलकर भारत के गणतंत्र दिवस का आधार बना। तो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा गया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। बाद में आगे चल करके 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मना दिया गया और वहीं से गणतंत्र दिवस का किया गया, घोषित कर दिया गया। तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1930। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब रखा था? तो 1929 को। कब रखा गया था? 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929, अध्यक्षता किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं। तो आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जो कूका आंदोलन था, नामधारी आंदोलन के भी नाम से जानते हैं, कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। जो प्रारंभ जो हुआ था पंजाब में सिख धर्म को शुद्ध और परिष्कृत करने के उद्देश्य से हुआ था। जो सिख धर्म थे उनको शुद्ध और परिष्कृत करने के उद्देश्य से किया गया था। इस आंदोलन के संस्थापक बाबा राम सिंह थे। इसका मुख्य उद्देश्य सिखों के धार्मिक जीवन में सुधार लाना, अंधविश्वासों को दूर करना तथा सादगी और नैतिकता को बढ़ावा देना। बाद में यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरोध से भी जुड़ गया, लेकिन इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य धार्मिक सुधार ही था। यानी कि सिखों के जीवन को बदलने के लिए ये कूका आंदोलन किया गया था और ये पंजाब के सिखों जो थे उनके जीवन को बदलने के लिए किया गया था। तो पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, सिख धर्म को परिष्कृत करना, तो सिख धर्म को परिष्कृत करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये इज राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा किया गया था? चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सबसे पहले जो है बीडी सावरकर ने अपने ग्रंथ में वर्णित किया था। किसके द्वारा किया गया था? बीडी सावरकर के द्वारा। उन्होंने इस विद्रोह को जो है केवल सैनिक विद्रोह न मानकर एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया। उनके इस दृष्टिकोण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को नई दिशा प्रदान की और इस विद्रोह के महत्व को पुनः स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो पहली बार किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। कब किया था? 1857 का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन करना किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? यानी कि असहयोग का जो पहला उदाहरण की बात करेंगे, ये कहाँ पे हुआ था, इसके बारे में देखेंगे। तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का पहला महत्वपूर्ण जो उदाहरण बंगाल और बिहार क्षेत्र में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? बंगाल और बिहार क्षेत्र में। विशेष रूप से नील आंदोलन, इंडिगो मूवमेंट जिसको बोलते हैं, नील आंदोलन के दौरान इस आंदोलन में किसानों ने अंग्रेज नील उत्पादकों के खिलाफ एकजुट होकर नील की खेती करने से इनकार कर दिया। यह असहयोग का एक संगठित रूप था जिसमें किसानों ने सामूहिक रूप से
विरोध किया। तो असहयोग का एक पहला ऐसा उदाहरण था जिसमें किसान सारे मिलकर के एकजुट होकर के इसका विरोध किए थे और अपनी मांग को मनवाने के प्रयास किया। यह घटना भारतीय किसान आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट मोड़ मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, अगर इस घटना की बात करेंगे, असहयोग का जो सबसे पहला देखा गया था बिहार में और बंगाल में। ठीक है, बिहार और बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट जो है लूसेंट आप पढ़ेंगे, एक हमारा पहली सोल्यूशन का उसमें बहुत अच्छे से लूसेंट भी पढ़ाया गया है। तो वहां पे लूसेंट में जाकर देख सकते हैं कि जब इंटरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार बना था, तो किसको कौन सा पावर दिया गया था, किसको कौन सा पद दिया गया था, किसके कौन सा पास विभाग दिया गया था, ये उसमें बताया गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब 1946 में बना था तो उस समय राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग का दायित्व सौंपा गया था। ठीक है, क्योंकि इस समय देश खाद्य संकट और कृषि संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था, इसलिए विभाग जो अत्यंत महत्वपूर्ण था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों यानी कि किसानों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुरोध किया था? तो किसके द्वारा जो है ये गांधी जी आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जो चंपारण सत्याग्रह का जो प्रारंभ है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। ठीक है, और स्वयं एक किसान थे और नील की खेती से संबंधित अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। तो याद रखेंगे राजकुमार शुक्ल। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुस्लिम लीग ने कब जो है मुक्ति दिवस मनाया था, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है डे ऑफ डिलीवरेंस, जिसको बोलते हैं मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर 1939 को मनाया। कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। यह दिवस उस समय मनाया गया जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिना परामर्श के भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग ने इसे कांग्रेस शासन से मुक्ति के रूप में देखा और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, डे ऑफ डिलीवरेंस। कब? 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इन संस्थानों के शिलान्यास में महात्मा गांधी की इसकी प्रमुख भूमिका रही। इन्होंने स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए इन संस्थानों की स्थापना का समर्थन किया और इनके शिलान्यास से जुड़े। यानी कि महात्मा गांधी जो है बिहार में नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट हो जाएगा। तो ये रहा जीएस के पूरे 40 क्वेश्चंस का एक विस्तृत एनालिसिस, बहुत ही अच्छे से विवरण के साथ। बाकी और भी आपको जो है TR2 TR3 का जितने भी PYQ आपको चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां पे प्लेलिस्ट में आपको TR1 TR2 TR3 से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट का, प्राइमरी से लेकर के जूनियर से लेकर TGT PGT सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस आपको जो है बढ़िया से एनालिसिस मिल जाएगा। और इसी PYQ की वजह से आप पूरा देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे करंट अफेयर में कैसे पूछा है, कहाँ से पूछा है, उसके साथ साथ बिहार से क्वेश्चन कैसे आया है, भौतिक विज्ञान से भी प्रश्न आया है, फिजिक्स से भी आया, केमिस्ट्री से भी आया, बायोलॉजी से भी आया है। तो जीएस में पूरे ये कैसे कवर किया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ TI2 का भी आप देख सकते हैं, TI3 में भी देख सकते हैं। और एनईसी एनालिसिस के आधार पे आप TI4 में आप पूरे अचीव कर सकते हैं 40 में 40 क्वेश्चन। पूरे अच्छी तरह से आप पूरे 40 क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा आप जो है पूरा TI4 के लिए, BPSC TI4 के लिए हमारा जो है पूरा एक क्लास
चल रहा है हमारे इस चैनल पे चौपाल रिसोर्ट पे, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले TRE 2 TRE 3 जो भी आपको PYQ देखना है वहाँ पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन।